सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए हम लोग जो है 1 से 6 चैप्टर तक 1 से 6 चैप्टर तक जो है क्वेश्चन सहित, ठीक है, क्वेश्चन सहित यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इसको जाके देखिए और सीखिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा बेसल उपाचय। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिलहाल पढ़ेंगे आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा ऊर्जा। क्या रहेगा? ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, एक और बात बता दूं कि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम का पिछले कई वीडियो से दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं। ठीक है, लिंक दे दिया हूं और आप लोग क्या करिए कि जाकर उस पर जुड़ जाइए। मैं पीडीएफ देना चालू कर दिया हूं, काफ़ी पीडीएफ दे दिया हूँ, 3-4 पीडीएफ डाला हूँ। ठीक है, तो उसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, देखिए प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए जो हमारा हृदय धड़कता है, हमारा पाचन होता है, ठीक है, हम कहीं पढ़ते लिखते हैं, दिमाग लगाते हैं, हाथ को मूवमेंट करते हैं, पैरों से चलते हैं, कोई काम करते हैं, अनेक क्रियाओं में क्या होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और बिना इसके कोई काम करना, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, संभव नहीं है। ठीक है, हम लिख रहे हैं तो अब छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, किससे होता है? उसमें ऊर्जा का खर्च होता है। बिना ऊर्जा के खर्च के कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए जो हमें भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होता है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो हमें भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा मानव में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा शरीर के पेशीय यकृत वसीय ऊतकों में ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि भोजन करने के बाद क्या होता है कि पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में, वसा के रूप में, जो लिखा हुआ है ना, ग्लूकोजन और वसा के रूप में क्या होता है, ये जो है एकत्रित रहता है। और जैसे हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, यहीं से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वहीं से जो है ऊर्जा मिलती है। कहाँ से? ये इसी ग्लाइकोजन से और वसा से। एक और बात है कि अगर हम ना कोई काम नहीं करते हैं तो भी हमारे शरीर का काम हो रहा है। क्या? जैसे जैसे हृदय का धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, हार्ट बीट चलता रहता है। ठीक है, हृदय का धड़कना, फेफड़े का फूलना पचकना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं जो अपने आप चलती रहती है, जिससे हमारा टेम्परेचर शरीर का मेंटेन रहता है। ठीक है, और इन क्रियाओं को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलता है। ठीक है, अब भोजन किस भोजन से क्या क्या मिलता है, कैसे एनर्जी मिलती है, सब कुछ हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, ध्यान ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इतने का सार हमने ये निकाला कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो भोजन से मिलती है। भोजन के पाचन के बाद मिलती है। ठीक है, और जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा की सहायता से हमारे आंतरिक और बाह्य कार्य होते हैं। आंतरिक मतलब जो अपने आप कार्य हो रहे हैं अंदर, ठीक है, और जैसे हृदय का, फेफड़े का, सबका, और बाहरी कार्य मतलब जो हम लोग करते हैं, चाहे इच्छा हो तो करें चाहे ना करें, हो को तब करें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पढ़ेंगे ऊर्जा की क्या परिभाषा। ठीक, क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए परिभाषा पढ़ेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो वही क्या है? ऊर्जा है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता जिससे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती हैं तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको ले आना चाहूँगा किसकी तरफ, एक डायग्राम की तरफ, उससे जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारा पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। ठीक है, ये हमारा पाचन तंत्र है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से हम भोजन को ले रहे हैं। ठीक है, भोजन यहाँ से ले रहे हैं, ये भोजन जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भोजन जा रहा है, और क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है कि जो भोजन यहाँ से जा रहा है उसके बाद ये हमारे पेट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये हमारे पेट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पेट में जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ से जीभ से ही, मुंह से ही टैलिन निकलता है, वहाँ से जो है कार्बोहाइड्रेट
का पाचन चालू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे प्रोटीन का फैट का जो है यहाँ तक आते आते पाचन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से छोटी आंत में क्या होता है, छोटी जोड़ी है ये पड़ी हुई छोटी आंत, इसमें क्या होता है कि हमारे जो भोजन हमारा ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है शरीर के लिए। और जो भी वेस्ट मटेरियल होती है, गंदा मटेरियल होता है, कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। अच्छा, जो इसमें एब्जॉर्ब होता है भोजन, वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, यानी कि ब्लड के थ्रू। कहाँ पहुँचता है, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचता है, हमारे बॉडी के सेल्स में। किसमें, सेल्स में, ठीक है, सेल्स में, सारे सेल्स में पहुँच जाता है। और वहाँ पे जब हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा तो ऑक्सीजन पहुँचता है। और ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज को तोड़ के क्या निकालती है, ऊर्जा को निकालती है। ऊर्जा, वहाँ से ऊर्जा का बताएंगे कभी कैसे होता है, वहाँ से ऊर्जा निकलता है। और इसीलिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो किसमें होती है, सेल्स, हर सेल्स में है, ठीक है, हर सेल्स में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से भोजन लेते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है यहाँ से टाइलिन के द्वारा। इसके बाद कहाँ आता है, भोजन आता है नीचे, ठीक है, भोजन कहाँ आता है, भोजन आ जाता है नीचे। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का जो है पीसना मतना HCl निकलता है। फिर यहाँ पे पाचन शुरू हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, लास्ट में जाके यहाँ से गुदा से निकल जाता है भोजन। लेकिन इसके द्वारा जब ये क्या होता है, यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो कहाँ पहुँचता है भोजन पहुँच जाता है हर सेल्स में ब्लड के द्वारा। और वहाँ पे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आता है तो ऑक्सीकरण होता है, भोजन टूटता है। उसके बाद क्या मिलती है, हमारे हर एक सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ के क्या देती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में ये बात आ गई, ठीक है। हल्का सा एक रिव्यू देना था। अब इसके बाद जो है आगे बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाएगी। अब देखिए, जब सेल्स में ऊर्जा जब सेल्स में टूट जाता है तो ऊर्जा मिलती है, तो क्या होता है उसके बाद जो है हमारे साथ पेशीय क्रियाशील हो जाता है। पेशीय मतलब मांसपेशियाँ जो है क्रियाशील हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है, तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। जब कोई भी कार्य करते हैं, कोई वजन उठाना हो, ठीक है, कहीं जाना आना हो, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो है ऊर्जा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब ऊर्जा जो है भोजन के संबंध, ऊर्जा एवं भोजन का संबंध क्या है, ठीक है। तो सब जानते हैं कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो किससे मिलता है, भोजन से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। अब देखिए, भोजन के मुख्यतः 3 घटक हैं जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ ऊष्मा भी चलेगा, लेकिन ऊर्जा रहता तो और बढ़िया रहता है, ठीक है। क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। खैर, ऊष्मा तो मिलता ही है, जो हमारे अंदर शारीरिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। नसों में ब्लड का बहना, ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट बीट का धड़कना, ठीक है, ये सब क्या है, इस सब के कारण जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, मुख्य हमारे स्रोत क्या है जो इनसे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ठीक। तीनों से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या देखते हैं इसको, इन्हीं के पाचन, शोषण और चयापचय के पश्चात कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके पाचन से, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के और प्रोटीन के, ठीक है। यही उत्पन्न ऊर्जा शरीर को सभी कार्य करने की शक्ति देता है। और जो हर सेल्स में ऊर्जा उत्पन्न होता है वो क्या करता है, कार्य करने की शक्ति देता है। क्या देता है, कार्य करने की शक्ति को देता है। देखिए, भोज्य तत्व तो CO माने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में मुख्यतः कार्बन होता है। सी से क्या होता है, सी से होता है कार्बन, ठीक है, सी से होता है कार्बन, हिंदी में लिख दूंगा अब। H से होता है हाइड्रोजन, क्या होता है H से, हाइड्रोजन। O से होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बचपन में आप लोग सबका इसका सिंबल पढ़े होंगे। और N से क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जगह कम है, ध्यान रखिएगा। सी से होता है कार्बन, H से हाइड्रोजन है, O से क्या है, ऑक्सीजन है, और N से क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखिए की उपस्थिति होती है कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, क्या होती है, इन 4 चीज़ों की उपस्थिति होती है। इन पदार्थों के ज्वलनशीलता के कारण क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है, कार्बन ज्वलनशीलता का क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन है, जिस मतलब कहने का मतलब इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसी कारण क्या होता है, ये जलता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में यह CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाता है। अब जो
इसके अंदर कार्बन है, थोड़ा सा भी अगर केमिस्ट्री की जानकारी होगी तो जो इसके अंदर कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, जब ये जलते हैं किसमें, सेल्स में, किसके, जब हम सांस लेते हैं, जब ग्लूकोज जो है जाके ग्लूकोज के रूप में, जो ग्लूकोज के फॉर्म के रूप में जब ऑक्सीजन से प्रक्रिया होती है, देखिए बता रहे हैं, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट है, हमारा कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, ये ठीक है। इनका जब इसमें क्या मौजूद है, इसमें तीनों चीज़ मौजूद है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्रोटीन में मौजूद होता है, किसमें मौजूद होता है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रोटीन में मौजूद होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। देखिए तो जब ये जब ऑक्सीकरण होता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े द्वारा कहाँ आता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जो है पहुँचता है हर सेल्स में, हर कोशिका में, और जब हर कोशिका में पहुँचता है तो ऑक्सीकरण के बाद क्या निकलता है, ये कार्बन जो है कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, जो हम सांस द्वारा छोड़ देते हैं, H2O में कन्वर्ट होता है, जो हम लोग पेशाब के थ्रू या पसीने के थ्रू निकाल देते हैं, और जो ऊर्जा मिलती है हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। जब हम काम करते हैं तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सेम तरह वसा कहाँ से मिलता है, हमें तेल घी से मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, रोटी से, चावल से, सबसे आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा मिलता है तेल घी से। तेल घी का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलता है, वो भी CO2 में और H2O में, और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस छोड़ते हैं तो निकाल देते हैं। वाटर जब टॉयलेट के थ्रू और पसीने के थ्रू निकाल देते हैं, द्वारा निकाल देते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, मांस से मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, दाल से मिलता है, दाल से, ठीक है, मांस से, दूध से, इससे इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब ये भी जब कन्वर्ट होता है तो किसमें होता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें भी तीन चारों है ना, इसमें चारों हैं, ध्यान रखिए चारों है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, यूरिया निकलता है, पेशाब में यूरिया होता है, ठीक है, पेशाब में यूरिया होता है। इसीलिए पेशाब का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, नमक जैसा होता है, क्योंकि उसमें यूरिया होता है। देखिए हमारे पसीने में भी यूरिया होता है, इस क्यों, क्योंकि अब मुंह में कभी पसीना चला जाए, देखिए कैसा लगता है, नमक टाइप का लगता है, ठीक है। और ये ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इस ऊर्जा से काम करते हैं, कोई भी काम करने में सहायता मिलती है। या हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, हार्ट का, फेफड़े का, ये सब जो है इस समय भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं ये ऊर्जा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अगर जब मैं जल्दीबाजी में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि समझाने में चैप्टर बड़ा हो जाए, इसलिए आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। मैंने जो है मुख्य पॉइंट को समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊर्जा के प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, ऊर्जा के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखिए ऐच्छिक कार्य को करना है। ऐच्छिक मतलब जो आपका मन चाहता है, जैसे आपका मन चाहता है खेलना, फिल्म देखना, कोई भी चीज़ करना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, जो भी मन करता है, कबड्डी खेलना, वो क्या है, ऐच्छिक में आता है। या घूमना फिरना, उसमें भी तो ऊर्जा लॉस होता है कि नहीं होता है, तो उसमें भी ऊर्जा लॉस होता है, तो क्या होता है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अनैच्छिक मतलब कि कोई काम न करने का मन करे तो भी, जैसे हो सकता है कि पढ़ने का मन न करे, लेकिन भैया एग्जाम है तो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या है, उसमें भी ऊर्जा का असेसमेंट तो हो ही रहा है, खत्म तो हो ही रहा है, ठीक है। शरीर के ताप को स्थिरता, शरीर की ताप भी स्थिर रखता है, उसमें भी ऊर्जा का खपत होता है, खर्च होता है। पाचन और शोषण आदि क्रियाओं में सहायता करता है, क्या, ऊर्जा। भोजन को पचाने में भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारा जो आमाशय होता है, एकदम उस भोजन को इसीलिए कहते हैं ना कि भोजन चबा चबा कर खाइए, क्यों, क्योंकि जो पेट होता है वहाँ पे भोजन को क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है। देखिए खाते तो हम लोग टुकड़े टुकड़े हैं, लेकिन निकलता तो सबका एक ही जैसा है, सब एक बात कर रहे हैं। तो क्या है, अगर आप पूंछ के नहीं खाएंगे तो पेट में पड़ेगा, सर पेट को पीसना पड़ेगा, और पेट क्या हो जाएगा, पेट की शक्ति धीरे धीरे हो जाएगी कमजोर। इसलिए कहते हैं कि भोजन को चबा चबा कर खाइए, ठीक है। तो इसलिए पाचन शक्ति में भी क्या करता है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऊर्जा का मापन। किसमें आते हैं, ऊर्जा का मापन। देखिए ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में होता है, किसमें होता है, किलो कैलोरी में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ऊर्जा का मापन किसमें होता है, किलो कैलोरी में होता है। थोड़ा आगे और भी इसको चेंज कर दूंगा मैं, लेकिन अभी ध्यान रखिए, ऊर्जा को किलो कैलोरी को उष्मा ऊर्जा मात्रा में के संबंध में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, ठीक है, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री है, प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, ये एक यंत्र है। देखिए यह शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करता है, ध्यान रखिएगा, ये शरीर में आपके कितना ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, इसकी ये क्या करता है, गणना करता है। इसे प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, इसके अंतर्गत मुख्यतः दो उपकरणों का प्रयोग होता है, किसका, बम कैलोरीमीटर का, वाटर कैलोरीमीटर का। ध्यान रखिए
कि ये क्या करता है कि ये शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की क्या करता है, गणना करता है, ठीक है, मापता है कि आपके अंदर शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसे प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री, इसके अंतर्गत मुख्यतः दो उपकरण आते हैं, कौन सा, बम्प कैलोरीमीटर और वाटर कैलोरीमीटर। एक मिनट में उसको थोड़ा आपको दिखा दूं कि बम्प कैलोरीमेट्री कैसा होता है, वाटर कैलोरीमेट्री कैसा होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये है बम्प कैलोरीमीटर, ठीक है, क्या है, ये है बम्प कैलोरीमीटर, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा की मापन का गणना करते हैं, गणना का मापन करते हैं, क्या करते हैं, इसके द्वारा ऊर्जा की गणना का मापन करते हैं, बम्प कैलोरीमीटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अब वाटर कैलोरीमीटर। क्या देखते हैं, वाटर कैलोरीमीटर। देखिए वाटर कैलोरीमीटर ऐसा है, ठीक है, वाटर कैलोरीमीटर ऐसा है, ये क्या है, वाटर कैलोरीमीटर है, ठीक है, वाटर कैलोरीमीटर है। इसके द्वारा भी क्या करते हैं, ये दोनों क्या हैं, बम्प कैलोरीमीटर और वाटर कैलोरीमीटर दोनों क्या है, प्रत्यक्ष ऊर्जा को मापन करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। दो तरीके का है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे ये ध्यान से देख लीजिए कि ये वाटर कैलोरीमीटर है, ठीक है, और ऊपर क्या था, ये था आपका बम्प कैलोरीमीटर, ठीक है। ये सब किताबों में नहीं दिया हुआ है, मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप जो है कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। ये सब को जानने की जरूरत नहीं, कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है, बस आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ यार कैलोरीमीटर ऐसा होता है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री पर, ठीक है। अब देखिए इस विधि में शरीर द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन और निष्कासित CO2 की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। नो डाउट पूरी हवा जाती है, हवा में मिश्रण होता है, लेकिन हम लेते क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं। किसको लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को लेते हैं, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इन कितना आपने ऑक्सीजन लिया, क्या करता है, इस विधि में शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित CO2 की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। मतलब कि कितना हमने ऑक्सीजन लिया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, उसके द्वारा क्या करते हैं कि उसके द्वारा क्या, उसकी मात्रा को जान के और ऊर्जा की गणना करते हैं। अब देखिए ये अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री है, इसमें बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमेट्री आता है, बेंडिक्ट रूथ स्पाइरोमीटर। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर है, ठीक है, या निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर है, तो 3 दे देगा इसका नाम, 1 दे देगा उसमें का नाम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा। डगलस बैग है, मैक्स प्लैंक रेस्पिरोमीटर है, और क्या है, कैलोरीफेनिगो माइकलिस रेस्पिरोमीटर है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब मैं जो है आपको क्या दिखा दे रहा हूँ, आपको मैं एक दिखा दे रहा हूँ, ये वाला बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, ठीक है, यही मेन भी है। तो आप लोग उसको देख लीजिए और थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि कैसे जो है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। देख लीजिए ये है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, धीरे धीरे मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको धीरे धीरे देख लीजिए, ये अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर वाला है, पहला वाला ऑप्शन जो था, ठीक है। एक बार धीरे से देख लीजिए, ये नीचे का स्टैंड है, इसमें लगा हुआ है सिलेंडर, सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो क्या था, वो ये वाला था, बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर था। क्या था, बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर था, जो कि अप्रत्यक्ष था। ये CO2 और O2 का जो है गणना करके क्या निकालते हैं, ऊर्जा की गणना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा का मूल्य का निर्धारण, ठीक है। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा का मूल्य का निर्धारण ऑक्सी कैलोरीमीटर, बेंडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर और बम्प कैलोरीमीटर, ठीक है, ये कौन करते हैं, भोज्य पदार्थ के ऊर्जा का मूल्य का निर्धारण कौन करते हैं, ये ऑक्सी कैलोरीमीटर अभी दिखाया हूँ, और बम्प कैलोरीमीटर वो भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के ऊर्जा का मूल्य का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब देखिए भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके कैलोरी, मतलब कि कितना कैलोरी निकलता है, उसको कौन कौन प्रभावित करता है, इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना उनका कैलोरी मात्रा मूल्य उतना ही कम होगा। ध्यान रखिएगा, जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, कैलोरी उतना ही कम होगा, और जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जितनी कम होगी उनकी कैलोरी मूल्य अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे आलू का चिप्स हो गया, केला हो गया, सूखा नारियल हो गया, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना भैया मत खाओ, क्यों, क्योंकि वजन बढ़ा देगा, ठीक है, वजन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो फिलहाल ये हमको जानने को मिला कि जिसमें पानी कम
उसमें कैलोरी ज़्यादा, जिसमें पानी ज़्यादा उसमें कैलोरी कम। ठीक है, जूस में क्या होगा, जिसमें कैलोरी मिलेगा बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम। उसमें वो क्या होता है, वो मिनरल्स होता है, वो फाइटिंग एनर्जी होता है, वो हमको फिट रखता है, वो जो है रोगों से लड़ने में सहायता करता है मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट कहते हैं, जब भोज्य पदार्थ कार्बोज वसा प्रोटीन को उबाल कर पकाया जाता है तब ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्या किया जाता है, जब किसी भोज्य पदार्थ को कार्बोज या वसा हो या प्रोटीन को उबाल कर पकाया जाता है तब ऊर्जा मूल्य में क्या होती है, वृद्धि नहीं होगी, परंतु उसमें कुछ मिलाकर तलकर बनाते हैं तो उसका पौष्टिक मूल्य बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पकौड़ा मत खाओ, क्योंकि उसमें तेल होता है। तेलवा क्या करता है, तेल होता है वसा, और वसा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वही क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, हमारे पेशियों में जाकर बैठ जाता है, और जब पेशियों में बैठ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारे मोटापा का शिकार बनता है। देखिए मैं एक बता दूं, शरीर क्या है, शरीर एक थर्मोडायनामिक बॉडी है। देखिए ये शरीर है, ये इंसान का शरीर है। ठीक है, ये इंसान का शरीर है। अब जितना भोजन आप ले रहे हैं उतना ऊर्जा के रूप में कार्य करके अगर आप इसको खपत कर दे रहे हैं तब तो आपको मोटापा नहीं होगी। लेकिन आपने खाने के द्वारा ऊर्जा बहुत अधिक ले लिया और कार्य के द्वारा कार्य कुछ भी नहीं किया, तो आपका क्या होगा, ऊर्जा जो है यहाँ पे पेट पे ऊपर शरीर के ऊपर क्या होगा, चर्बी बन के, फैट बन के निकल जाएगी। वही कहते हैं क्या कि कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब इसलिए कहते हैं कि बर्गर पिज्ज़ा जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हैं मत खाइए, क्योंकि उसमें क्या होती है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। जब कैलोरी ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, आपको बर्न नहीं कर पाएंगे काम करके, और जब बर्न नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, मोटापा का शिकार हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, अन्य चीज़ें जो है इकट्ठा हो जाए। क्योंकि जब शरीर मोटा होता है तो किसको, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको जो है हर अंग में आपके शरीर के क्या पहुंचाना है, ब्लड को पहुंचाना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो अधिकारीय चयापचय, बसल मेटाबॉलिज्म रेट। देखिए किसी किसी का क्या होता है कि बहुत मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, खाने का पाचन जो होता है उसका बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, जैसे बच्चों का होता है, उनको जल्दी भूख लगती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत तेज उनका पचता है खाना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है उनको ज़्यादा जल्दी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है, उनको बढ़ना होता है। जब उनको बढ़ना होता है तो उनका शरीर जो है उनके खाने को बहुत जल्दी पचा देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा की मांग। ठीक है, अब देखिए कोई मजदूरी कर रहा है, बहुत ही तगड़ा मजदूरी करता है, ठीक है, खेतों में काम करता है, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, और जो हल्का फुल्का टहल गया है, सुबह शाम आधा किलोमीटर टहल लिया, अरे बहुत एनर्जी खत्म हो गई, तो कुछ खत्म नहीं हुई। ठीक है, उनको एनर्जी नहीं चाहिए, जाके मार देंगे बर्गर पिज्जा, फिर पेट निकल जाए, कहेंगे हम तो मेहनत करते हैं। ठीक है, कभी किसान को मोटा देखे हैं, जो किसान खेतों में मेहनत करता है, नहीं। और कभी हलवाई को पतला देखे हैं, तो नहीं, क्योंकि हलवाई जो है टेस्ट करते करते इतना मिठाई खा लेता है कि उसका जो है कैलोरी वैल्यू शरीर में बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाता है और वो जो मोटा हो जाता है। ठीक है, मांसपेशीय क्रियाएं, ठीक है, मांसपेशीय क्रियाएं भी करते हैं, जैसे बॉडी वॉडी बनाते हैं जब हम लोग, तो उसमें भी ऊर्जा की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, आयु व शारीरिक वृद्धि, बुढ़ापे में क्या होती है, ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है, और बचपन में ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें ग्रो करना होता है। ठीक है, जैसा काम होता है वैसा भी होता है। अब देखिए विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया, देखिए फादर ऑफ न्यूट्रिशन और फादर ऑफ मेटाबॉलिज्म किसको कहा गया है, एंटोनियो लेवोइज़ को कहा गया। ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन और फादर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, किसको कहा गया है। मेटाबॉलिज्म मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जब आएगा वही सब वो वाला पॉइंट आएगा। देखिए ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलेगा। प्रोटीन से 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलेगा। 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 ग्राम कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम जो है प्रोटीन खाएंगे तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। और 1 ग्राम फैट खाएंगे तो 9 कैलोरी जो है एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम एल्कोहल मान दारू मारेंगे तो 7 कैलोरी एनर्जी मिलती है। देखते हैं दारू पी के लगता है उड़ने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, एकदम तूफानी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम उड़ा देंगे, उखाड़ पखाड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उसमें होती है कैलोरी वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, देखिए 1 ग्राम में कितना 7 कैलोरी मिल रहा है। ठीक है, तो 1-2 पौवा मार लेगा तो क्या होगा, तूफानी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। चलिए ऊर्जा के अध्ययन का संक्षिप्त विवरण। ठीक है, ऊर्जा अध्ययन का संक्षिप्त विवरण। देखिए लेवोइज़र ने 1793 से 94
में पहली बार शरीर चयापचय की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने पोषण विज्ञान का मार्गदर्शनदृष्टा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पोषण विज्ञान का मार्गदृष्टता, मतलब कि मार्ग दिखाने वाला कहा जाता है। 1842 में लोविग ने प्रकाशित किया था कि शरीर में जलने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन थे। देखिए, अभी हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं, तो ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये चयापचय क्या होता है? चयापचय वही होता है जो हमने बार बार डिस्कस किए हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए क्या बात है, एक बात ध्यान रखिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो हमारे शरीर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा खाते हैं, उसका जो है ऑक्सीकरण करके जो हमें ऊर्जा मिल रही है, और ऊर्जा में उस ऊर्जा को हम किस में प्रयोग करते हैं? अपना ग्रोथ करने में, हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने में। बचपन में लंबाई बढ़ती थी। अपनी लंबाई को बढ़ाने में, फिर किसी काम को करने में, ठीक है, फिर प्रजनन करने में, अपनी संख्या बढ़ाने में, अन्य ऐच्छिक अनैच्छिक कार्य करने में प्रयोग करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं या चयापचय कहते हैं। अब बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री पे आते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक प्रकार का यंत्र है। कैलोरीमीटर में दिखा चुका हूँ, बम कैलोरीमेट्री, वाटर कैलोरीमेट्री, ठीक है। एक और अप्रत्यक्ष वाला भी दिखाया था, जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा का मात्रा को मापी जाती है। बिल्कुल मैं बता चुका हूँ कि कैलोरीमेट्री द्वारा। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कैलोरीमेट्री क्या है? तो कैलोरीमेट्री क्या करता है? शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का मापन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही विशेष भोज्य पदार्थों में कितनी ऊर्जा है, इसके बारे में भी जानकारी कैलोरीमीटर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक और पॉइंट मिल गया हमको कि भोज्य पदार्थ में कितना कैलोरीमीटर जो है एनर्जी है, कितनी कैलोरी एनर्जी है, इसको भी कौन मापता है? कैलोरीमीटर नाप देता है। यह दो प्रकार का है, पढ़ चुके हैं। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे, ठीक है, चलिए रिवीजन हो गया। देखिए, 1 किलो कैलोरी वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस याद करें, इसको मत याद रखिए। एक मतलब कि मान लीजिए 14.5 तो 15.5 करने में इतना मान लीजिए कि 1 किलो कैलोरी क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो जल को तापमान, अगर 1 किलो जल है तो उसके 1 डिग्री बढ़ाने में, मान लीजिए 14.5 डिग्री सेल्सियस है, तो 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना तापमान चाहिए वही क्या होता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या होती है, एक कैलोरी होती है। देखिए, एक बार मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक लीटर क्या है, 1 केजी क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। अब इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। मान लीजिए कि 14.5 डिग्री पे है, 14.5 डिग्री सेल्सियस जैसे किताब में लिखा हुआ है। अब इसको 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है, 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जितना इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, जितना हीट देनी पड़ेगी, वही क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कैलोरी को 1 किलो कैलोरी सी से है, कैलोरी को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैलोरी को सी से प्रदर्शित करते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए नोट पे आते हैं। पोषण विज्ञान में ऊर्जा की इकाई के रूप में किलो कैलोरी का बहुत समय से प्रयोग होता चला आ रहा है। मतलब कि पोषण विज्ञान में ऊर्जा में किलो कैलोरी का बहुत समय से प्रयोग होता चला रहा है, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ, अभी वही मैं बता रहा था कि एक चीज़ मैं बताऊंगा, किलो कैलोरी मत लिखिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ, इंटरनेशनल नेशनल साइंस ने कैलोरी को के स्थान पर अब जूल का, ठीक है, कैलोरी के स्थान पर अब जूल का को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकारा है। तो अब पूछेगा कि ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल मारिएगा, क्योंकि अभी जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस ने और इंटरनेशनल यूनियन न्यूट्रिशनल साइंस ने क्या कर दिया है, कैलोरी का हटा के, अगर कैलोरी रहे जूल रहे तो बोथ ऑफ देम होगा, मतलब उपरोक्त दोनों, ऐसा होगा ऑप्शन, तो दोनों मार दीजिएगा। अगर जूल होगा तो कैलोरी नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है, तो जूल मारिएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को मापने का दो है, कैलोरी भी है और ऊर्जा भी है, ठीक है, दोनों जो है यूनिट है, ये भी ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, जूल की परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं, उस पर मैं PDF डाल रहा हूं, ठीक है, आप लोग जाकर PDF देखिए, उसको रिवाइज करिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा शार्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एक और बात, वीडियो को थोड़ा 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, जूल की परिभाषा बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने के प्रयुक्त बल जो है वही ऊर्जा कहलाते हैं। देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए,
ये एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड को 1 किलोग्राम का है, ये 1 केजी का है। कितने केजी का है? 1 केजी का है, 1 केजी का है। अब इसको 1 मीटर तक खिसकाना है, ये है 1 मीटर, 1 मीटर दूरी तक खिसकाना है, ठीक है, 1 मीटर दूरी तक खिसकाना है यहाँ बल लगा के। तो इसमें जितना ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है, वही क्या कहा जाएगा? वही कहा जाएगा एक जूल। क्या कहा जाएगा? वही कहा जाएगा 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल। और ये बल भी कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाएँ में प्रयुक्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? जूल कहेंगे, मतलब 1 जूल कहेंगे। तो इसमें जो प्रयुक्त ऊर्जा लगेगी उसको क्या कहेंगे? 1 जूल हो जाएगा वही, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर जो पॉइंट समझ में ना आया, वीडियो को जो है फिर दोबारा देख लीजिएगा, कुछ नहीं लगता है, आप जो है ऑन करके बस सुन लीजिएगा क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, देखिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है, बिल्कुल सूर्य है। सूर्य नहीं होता तो ये पृथ्वी नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य से मिलता है प्रकाश, और प्रकाश से क्या होता है? पेड़ पौधे करते हैं क्या? पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होता तो हम तो सांस ले पाते? नहीं, मर जाते। ये पेड़ पौधे नहीं होते तो जानवर क्या खाते? ठीक है, जानवर क्या खाते? ठीक है, हम लोग क्या खाते? गेहूँ दाल चावल भी तो पेड़ पौधा है। तो अगर वो जिंदा नहीं है तो हम लोग क्या खाते? मतलब क्या है कि सूर्य जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये देता है प्रकाश। प्रकाश से होता है प्रकाश संश्लेषण किसमें? पेड़ पौधों में। और जब पेड़ पौधे जीवित रहते हैं तभी हम भी जीवित रह सकते हैं, कोई भी जानवर जीवित रह सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग जो है भोजन श्रृंखला के थ्रू एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंड हैं, आधारित हैं, ठीक है। ऊर्जा का मुद्रा, ध्यान रखिएगा, करेंसी एटीपी। देखिए ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो करेंसी क्या है? एटीपी। और एक बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार ये जो है ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऊर्जा की इकाई क्या हो गई? अब जान गए आप लोग, किलो कैलोरी और जूल। क्या हो गई? ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी और जूल, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।